हेलो थ्री एन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। एक गुड न्यूज है कि लाइट आ चुकी है, बट कब तक रहेगी नहीं पता। और एक बैड न्यूज है कि यूट्यूब ने हमारे पिछले यूट्यूब चैनल को टर्मिनेट कर दिया है। तो एक न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट करेंगे अपन एनिमे का ही, बट मुझे कोई यूनिक सा नाम नहीं मिल रहा। तो आप लोग हेल्प करना और यूनिक सा कोई नाम मुझे सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन पे। हमारे 3N से ही रिलेटेड हो, 3N के बाद आप कुछ भी करना। हालांकि यूट्यूब ने हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि उसने हमारे यूट्यूब चैनल को क्यों टर्मिनेट किया। मैंने यूट्यूब कम्युनिटी में मैसेज भी किया है, तो देखो अब क्या रिस्पॉन्स आता है। बट हम उनके रिस्पॉन्स का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब अगले एपिसोड में यूनर जाने वाली है। इसके बाद फॉलिंग हार्ट फ्लेम ऑफ क्यून मेडुसा, BDTH मिस नहीं कर सकते। और टॉम ऑफ फॉलन गॉड भी काफी अच्छा है। सॉरी, टेल्स ऑफ डेमन्स, परफेक्ट वर्ल्ड, मुझे काफी मजा आ रहा था इन्हें एक्सप्लेन करने में। तो आप सभी लोग मुझे एक नाम यूनिक सा सजेस्ट करना, और जिसे भी जो भी नाम अच्छा लगे वो उस कमेंट को भी लाइक करना। जिस कमेंट में ज्यादा लाइक होंगे या जो नाम अच्छा होगा, मैं वही अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखूंगा। तो चलो अब एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। और पिछला एपिसोड काफी ज्यादा इमोशनल था। आई नो लिटिल फेरी डॉक्टर मर तो गई है, लेकिन टेंशन मत लो। मेरा दिल कह रहा है कि लिटिल फेरी डॉक्टर को जियान एक बार फिर से रिवाइव करेगा। हालांकि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन आप लोग को परेशान मत होना चाहिए। और वो सीन इतना ज्यादा इमोशनल था कि मैं एक्सप्लेन करते हुए मेरा गला भारी था। जिसके बाद हमने ये भी देखा था कि जियोयान वहाँ पे काफी तगड़ी फाइट करता और सभी को मारता है, क्योंकि वो लिटिल फेरी के बाद काफी ज्यादा नाराज हो गया था। और साथ ही साथ उसने 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर को 9 लेयर तक अटैक किया था और उस अटैक को अपग्रेड कर लिया था, जिसके कारण वो इंटेंट क्लास डाउट टेक्निक में कन्वर्ट हो चुका था। इसके बाद हमने देखा था कि वहां पे घोस्ट हॉल का हॉल मास्टर अपेयर होता है, लेकिन साथ ही साथ वहां पे अपेयर होता है अपना लिटिल गोल्ड। और उसके आते ही पल्ला चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके साथ होता है लॉन्गलेन, जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल था। और इसके बाद लॉन्गलेन बूडू की बजाता है और वो वहां से भाग जाता है, और जियोन अपने कल्टीवेशन में बैठा हुआ होता है। और ये एपिसोड मैंने वहीं पे एंड किया था। तो पिछला एपिसोड अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाओ और थोड़ा सा रो के आओ। उस एपिसोड को देखकर तुम रोने ही वाले हो। इस टाइम पे एपिसोड की स्टार्टिंग में जब लुओ क्लेन के लोग जो यान की तरफ देखते हैं, तो वो देख सकते थे कि जोयान शांति से अपनी आंखें बंद करे हुए अपने आप को रिकवर कर रहा था। लेकिन उन्हें पता था कि जोयान जितना शांत दिख रहा है उतना शांत वो हो नहीं सकता। दूसरी तरफ गुइजिंग काफी ज्यादा सीरियस तरीके से सभी लोगों को देखता है, और इसके बाद उसकी आंखें जोयान पर रुक जाती हैं और वो कहता है, जोयान याद रखना, तुम जब तक जिंदा हो मेरा घोस्ट हॉल तुम्हें अभी या बाद में पकड़ ही लेगा। तुम अभी के लिए तो बच सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं बच पाओगे। और इतना कहने के बाद वो अधमरे हुए गुइलुओ को लेकर तुरंत ही अपनी जगह में गायब हो जाता है। और उसी के पीछे बूडू भी अपने सेक्ट की तरफ निकल जाता है। और उनके चले जाने के बाद हेवनली क्लाउड बिला की ये फाइट यहाँ पे एंड हो गई थी। हालांकि इस टाइम पे जोयान का दिल चाहता था कि वो गुइजिंग को यहीं पे पकड़ ले, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं थी। और लॉन्गलिन यहाँ पे था, लेकिन जोयान को यह भी पता था वो केवल लिटिल गोल्ड के कारण है। इस बड़ी फाइट के बाद हेवनली क्लाउड बिला को भी रिकवर होने में काफी टाइम लगने वाला था, क्योंकि ग्रेट 1 स्टार फॉर्मेशन के लिए काफी एनर्जी की जरूरत थी और इसके लिए काफी स्पिरिट स्टोन खर्च हुए थे, जिसका मतलब था कि अब इन्हें लो प्रोफाइल रखने की जरूरत थी। और इसी तरीके से पलक झपकते 3 दिन बीत जाते हैं और हेवनली क्लाउड विला में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। और इस टाइम पे लिटिल गोल्ड और लॉन्गलिन भी यहीं पे रहते हैं, और इनके कारण हेवनली क्लाउड विला काफी ज्यादा सिक्योर फील कर रहा था और वो सब काफी खुश थे। आखिरकार ये दोनों मेंबर ड्रैगन ट्राइब के थे, और उनसे रिलेशन होना इसका मतलब था कि फुल टू सिक्योरिटी। और ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स हेवनली क्लाउड विला में अगर ये खबर फैल जाती तो हेवनली क्लाउड विला को काफी प्रॉफिट होने वाला था। और इसके अलावा हुआ जू भी इसी जगह पर रुके हुए थे, और इसका रीजन बाई हुआ और बाकी लोगों को भी नहीं पता था। लेकिन लुओ क्लेन के किसी भी पर्सन ने उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार सामने वाला बंदा इमॉर्टल क्लाउड सेक्ट का एल्डर था, और वो अगर यहाँ पे रहते हैं तो ये तो उनके लिए ही अच्छी बात थी। और साथ ही साथ लुओ क्लेन अच्छे से जानता था कि ये सब केवल जियोयान की वजह से होना चाहिए। और हेवनली क्लाउड मिला के मीटिंग हॉल में हंसी की आवाजें आती रहती थी, लेकिन दूसरी तरफ जियोयान तो एक हिडन रूम में पालथी मार के बैठा हुआ था, और उसके चेहरे पे कोई फेस इंप्रेशन नहीं थे। उसके सामने एक आइस सोल से बना हुआ कॉफिन होता है, जिसका ढक्कन बंद नहीं था, और उसके अंदर एक प्यारी सी सुंदर सी क्यूट सी लड़की लेटी हुई थी, जो कि ऑब्वियसली अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर थी। और वो अभी भी उतनी ही सुंदर थी जितनी की पहले थी, बस फर्क इतना था कि वो सांसें नहीं ले रही थी। और इस टाइम पे जियोयान बिना पल के झपकाए सिर्फ उसी को देख रहा होता है। साथ ही जियोयान ने आइस सोल से इस कॉफिन को क्रिएट किया था, ताकि लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी सड़े गले ना, या कि उसे डैमेज ना हो, और वो काफी लॉन्ग टाइम तक ऐसी ही बनी रहे। हालांकि जियोयान को नहीं पता था ये टाइम लिमिट कितनी लंबी होगी और कब तक लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को वो सिक्योर रख पाएगा। और यहाँ पे जियोयान को भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि लिटिल फेरी डॉक्टर वास्तव में मर चुकी है। इतने सालों तक रहने के कारण जियोयान को अब उसकी आदत हो चुकी थी। जियोयान को बस वही मूवमेंट्स याद आ रहे थे, चाहे वो डुइकी कॉन्टिनेंट के अंदर के हो या फिर इस युआनबू कॉन्टिनेंट के अंदर के। जियोयान को विश्वास ही नहीं हो रहा था, और वो विश्वास करना भी नहीं चाहता था। और जैसे ही जियोयान फ्लैशबैक को याद करता है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और आंखों से आंसू भी गिरने लगते हैं।
उसे हिडन रूम के बाहर लियानर भी बैठी हुई थी, जो कि चुपचाप उस रूम पे पहरा दे रही थी और उसे पता था कि इस टाइम पे जोयान लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ रहना चाहता है। हालांकि वो वहाँ पे अकेला है। इस टाइम पे जोयान उस रूम के अंदर लगभग 2 महीने तक रहता है और इस टाइम के अंदर जोयान उस ब्लैक पर्सन के बारे में सोच रहा होता है जिसने चुपके से उसके ऊपर अटैक किया था और जोयान को काफी नाराजगी आती है और काफी गुस्सा होता है। साथ ही जोयान ने यह भी पहचान लिया था कि वो बंदा जू जेन था जिसने टैंग लॉन्ग के साथ मिलकर उसका पीछा किया था। साथ ही जोयान को यह भी पता था कि जू जेन की बॉडी के अंदर शायद कोई स्पिरिचुअल सोल है, नहीं तो उसकी फाइटिंग पावर इतनी पावरफुल नहीं हो सकती थी। और क्योंकि अब जोयान ने उसकी आइडेंटिटी को पकड़ लिया था तो सिंपल सी बात थी कि जोयान का किलिंग इंटेंट और भी ज्यादा बढ़ गया था। हालांकि जोयान को पता था कि जू जेन डुई सेक्ट का डिसाइबल है और उसे मारने पर काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, इसीलिए सबसे जरूरी चीज थी पावर, क्योंकि जब उसके पास पावर होगी तभी वो हर एक चीज अचीव कर सकता है। जिसके बाद जोयान तुरंत ही कहता है हेवनली फ्लेम, क्योंकि उससे ही उसकी पावर बढ़ सकती थी। जिसके बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर का रिवेंज ले सकता था और इस टाइम पे जोयान को नहीं पता था कि बाकी की 2 हेवनली फ्लेम कहाँ पर हैं। साथ ही हेवनली फ्लेम सोल के तौर पर, साथ ही जोयान को यह भी नहीं पता था कि हेवनली सोल के तौर पर वो जू को इन चीजों के बारे में कुछ पता है या नहीं। जिसके बाद एक क्रैक की आवाज के साथ वो डोर धीरे धीरे ओपन होता है और जोयान उससे बाहर निकलता है। लियानर वहाँ पे बाहर पहरा दे रही थी। लियानर जैसे ही जोयान को देखती है तो काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि इस टाइम पे 2 महीनों के कारण जोयान की जो शक्ल थी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, बॉडी पूरी तरीके से पतली और चेहरा पूरी तरीके से पीला, मानो सिर्फ हड्डियों का ढेर हो जोयान। तभी जोयान लियानर की तरफ देखते हुए कहता है उसकी अच्छी देखभाल करो। इस टाइम पे जोयान को पता था लियानर की इम्पोर्टेंस। लियाना लिटिल फेरी डॉक्टर की एक लौती डिसाइबल थी और इस टाइम पे जोयान अब उसके डिसाइबल को तो कुछ भी नहीं होने देना चाहता था, ना ही किसी को उसे टच करने की इजाजत थी। जोयान की बात को सुनकर लियाना भी जल्दी से अपना सिर हिलाती है और जोयान भी उस जगह से चला जाता है। इस टाइम पे हेवनली फ्लेम के कारण जोयान फील कर सकता था कि हुओ जू प्रेजेंट टाइम पर कहाँ है और अगर जोयान ने सही अंदाजा लगाया था तो उन्हें हेवनली क्लाउड सेंड वेपन रैंकिंग के पास होना चाहिए। इस टाइम पे जोयान हर किसी को इग्नोर करते हुए सीधा ही हुओ जू के पास पहुंचता है और इस टाइम पे हुओ जू भी उस वेपन रैंकिंग को देखते हुए कहते हैं रैंकिंग में 5th रैंक, ग्रेट स्टार फॉर्मेशन, मतलब कि इसको रिपेयर कर लिया गया है। ये कितने सरप्राइज की बात है। और इसके बाद जोयान उनके पीछे आ गया था और वो बोलने ही वाला था, लेकिन तभी हुओ जू स्माइल करते हुए जोयान की तरफ मुड़ते और कहते हैं छोटे साथी क्या आप जानते हैं हेवनली क्लाउड सेंट वेपन रैंकिंग में पहले रैंक पर क्या है। जिसपे जोयान कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या है, मैं बस आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या सेंट्रल प्लेन्स में आपके अलावा कोई और हेवनली फ्लेम है, और अगर वो है तो कहाँ पर है। ये सुनकर हुओ जू तुरंत ही कहते हैं छोटे साथी अगर तुम सजेशन मांगना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे कि तुम सजेशन मांग रहे हो। अगर तुम इस तरीके से सजेशन मांगोगे तो मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा। इस टाइम पे उन्हें जोयान की बात का बुरा नहीं लगा था। वो केवल एक स्माइल के साथ जोयान को इग्नोर करके एक बार फिर से उस स्टोन को देखते हैं। ये देखकर जोयान उनसे रिक्वेस्ट करने वाला था, लेकिन तभी हुओ जू कहते हैं छोटे साथी इतने सालों तक इस कॉन्टिनेंट में भटकने के बाद तुम्हारे पास इस तरीके का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है, तुम ऐसे कभी भी नहीं थे। जैसे ये बात निकली जोयान खुद को कंट्रोल कर लेता है और उसके दिल की चिंताएं शांत हो जाती हैं और इसके बाद वो धीरे धीरे होश में आता है और इस टाइम पे जोयान हाँफने लगता है और उसके पूरे चेहरे से पसीना बह रहा था। जिसके बाद वो धीरे धीरे खुद को शांत करता है और इसके बाद अपने सामने के एल्डर को रिस्पेक्टेडली ग्रीट करते हुए उनसे माफी मांगता है और कहता है मैंने आपको नाराज किया है, इसके लिए मुझे कृपया माफ करें। ये सुनकर हुओ जू स्माइल करते हुए कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता छोटे साथी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरकार समझ में आता है कि जिससे आप प्यार करें और वो आपको छोड़ दे तो कैसा लगता है। हालांकि क्रोध से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपने जो पूछा था उसके हिसाब में मैं केवल इतना ही बता सकता हूँ कि मुझे नहीं पता कि वो दो कहाँ पर हैं। जैसे उनके वर्ड निकलते जोयान काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि हेवनली फ्लेम एक दूसरे को फील कर सकती थी और इस कॉन्टिनेंट की सभी हेवनली फ्लेम तो हेवनली सोल में कन्वर्ट हो चुकी थी, तो उन्हें तो एक दूसरे को काफी इजीली फील कर लेना चाहिए था। फिर ये कैसे हो सकता था कि वो एक दूसरे को नहीं जानते। तभी वो जो कहते इतना मत सोचो छोटे साथी, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और इस कॉन्टिनेंट की सभी हेवनली फ्लेम्स हेवनली सोल में कन्वर्ट हो चुकी हैं और अगर वो खुद को छिपाने पे आ जाएं तो कोई भी एक्सपर्ट उन्हें आसानी से नहीं खोज सकता। उनकी बात को सुनकर जोयान काफी हैरान होता है, क्योंकि अगर वो उन हेवनली फ्लेम को नहीं खोज पाएगा तो लिटिल फेरी डॉक्टर का रिवेंज कैसे लेगा। और ये सुनते ही जोयान काफी सीरियस हो जाता है, लेकिन तभी वो जी स्माइल करते हुए कहते हैं मैं वास्तव में नहीं जानता कि सेंट्रल प्लेन्स की वो दो हेवनली फ्लेम कहाँ पर है, लेकिन मैं आपको एक पर्सन के बारे में बता सकता हूँ, शायद उस व्यक्ति को पता होना चाहिए। जिसपे जोयान कहता है कौन। इस टाइम पे जोयान क्यूरियस होता है उनके बारे में जानने के लिए, तभी वो जू बताते हैं पिल टावर के एंसेस्टर याओ दान। उनकी बात को सुनकर जोयान बिल्कुल शॉक हो जाता है और इसके बाद अपने ऊपर ही हंसता है, क्योंकि पिल टावर इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल सेक्ट था और फिर पिल टावर के एंसेस्टर वो तो और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। उसने अभी जियो क्लेन का भी चेहरा नहीं देखा, पिल टावर तो उसके लिए और भी दूर की बात थी। हालांकि तभी वो जू कहते हैं ये सही है छोटे साथी, पिल टावर के एंसेस्टर एक बार इस पूरे कॉन्टिनेंट को घूम चुके हैं और उन्हें इन कॉन्टिनेंट के काफी सारे सीक्रेट पता है।
और मुझे लगता है कि उन्हें पता होना चाहिए कि सेंट्रल प्लेस में हेवनली फ्लेम कहाँ पर है, और अगर आप उनसे मिलते हैं तो मेरा मानना है कि हेवनली फ्लेम के बारे में आपको कुछ न्यूज मिल सकती है। ये सुनकर जॉन अपना सिर हिला देता है, लेकिन उसे पता था कि अभी वो पिल टावर पे नहीं जा पाएगा। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे जॉन के पास अब कोई हेवनली फ्लेम का न्यूज नहीं था, तो उसका कल्टीवेशन बढ़ना काफी मुश्किल होने वाला था। और ये सोचकर ही जॉन उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लिटिल फेरी डॉक्टर का रिवेंज कैसे भी लेना था। और डुई सेक्ट का फाउंडेशन काफी ज्यादा पावरफुल था, और इस टाइम पे जूजन भी काफी ज्यादा पावरफुल था, और अगर उसे ग्रो करने का ऐसे ही मौका दिया गया तो और भी खतरनाक हो सकता था, जिसके कारण जॉन को प्रॉब्लम हो सकती थी। और साथ ही साथ उसकी बॉडी के अंदर की वो स्पिरिचुअल सोल भी जॉन के लिए काफी बड़ा प्रेशर था। हालांकि डुई सेक्ट के कारण ही लिटिल फेरी डॉक्टर की मौत हुई थी, तो अब डुई सेक्ट और जोयान का रिलेशन तो ऐसा था कि उन दो में से एक को खत्म होना ही होना था। हालांकि जोयान को पता था वो केवल एक ही चीज पर ट्रस्ट कर सकता है, और वो है जियो क्लेन। और जैसे ही वो ये सोचता है तो उसका दिल काफी भारी होता है, क्योंकि ये उसका जियो क्लेन नहीं था, ना ही वो यहाँ कभी आया, ना इसके बारे में वो कुछ जानता है। हालांकि वहाँ पे जोयान अपने कल्टीवेशन को स्पीड से बढ़ा सकता था, लेकिन जोयान को नहीं पता था वहाँ जाने के बाद क्या होगा। तभी वो जो भी जोयान की तरफ देखते हुए कहते, छोटे साथी, इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि मुझे बाकी हेवनली फ्लेम्स के बारे में नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपके सामने कोई भी नहीं है। इस टाइम पे वो जोयान को उदास देखकर तुरंत ही स्माइल करते हैं, और उनकी बात को सुनकर जॉन चौंक जाता है, और इसके बाद स्माइल करते हुए कहता है, एल्डर आप भी मेरी चापलूसी कर रहे हैं। आपने मुझे 2 बार बचाया, और मैं आपके बारे में ऐसा सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। इसके अलावा आप इमॉर्टल क्लाउड सेक्ट के एल्डर हैं, और अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो इमॉर्टल क्लाउड सेक्ट को कुछ भी बताना मुश्किल होगा। जिस पे एल्डर कहते हैं कि तुम्हारे इतना सोचने के लिए मैं तुम्हारी काफी तारीफ करता हूँ, लेकिन तुम्हें इस चीज के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इमॉर्टल क्लाउड सेक्ट की देखभाल करने के लिए कोई ना कोई जरूर होगा। आपके लिए आपको केवल एक काम करने की आवश्यकता है। और इसके बाद हुओ जियो स्माइल करते हुए अपनी स्टोरेज रिंग से एक जंग लगा हुआ बैच निकालते हैं, और उसे जोयान को दे देते हैं। टाइम पे इस बैच को पकड़कर जोयान फील कर सकता था कि इसके अंदर काफी सारे एशियन डिजाइन हैं। साथ ही जोयान इस बैच को देख के बता सकता था कि ये काफी पुराना है, लेकिन जोयान को नहीं पता होता कि ये क्या है। इसलिए जोयान कहता है, एल्डर, ये जिसपे वो कहते हैं ये एक बैच है जिसे एक ओल्ड मैन जो कि मेरा फ्रेंड था, हम दोनों ने समझौता किया था। अब क्योंकि टाइम आ गया है तो उसे वापस करने का टाइम आ गया है, और आपको केवल मेरी तरफ से उसे ये चीज देने की जरूरत है। ये सुनकर तो जोयान कांप सा जाता है। अगर ये चीज उनके एक ओल्ड फ्रेंड की थी तो ये उन्हें खुद जाकर वापस करनी चाहिए थी। इसीलिए जोयान जैसे ही उसे लौटाने वाला होता है कि वो जो उसे रोक देते हैं, और इसके बाद कहते हैं, मैंने अपने ओल्ड फ्रेंड को कई सालों से नहीं देखा, और अगर मैं इसे खुद लौटाने के बारे में सोचता भी हूँ तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगेगा और मुझे पहचान भी पाएगा या नहीं। इसीलिए मैं ये बैच आपके पास छोड़ता हूँ, और अगर आप फ्यूचर में उससे मिलते हैं तो आप उसे ये वापस कर दें। और याद रखिएगा उस व्यक्ति का नाम लियुया है। उनके वर्ड को सुनकर जोयान काफी ज्यादा शौक होता है, और लियुया नाम सुनकर जोयान तुरंत ही साउथ एरिया की ल्यूकांग सिटी के उस ओल्ड मैन के बारे में सोचता है। हालांकि वो नहीं जानता था कि ये नाम और वो नाम एक ही है, या वो एक ही पर्सन है या 2 अलग पर्सन, लेकिन वो जियो ने उसका नाम लिया था और वो उनका ओल्ड फ्रेंड था, तो उसका कल्टीवेशन बुरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए जोयान इस नाम को अपने दिल में याद कर लेता है, और उस बैच को थोड़ा सा हिचकिचाहट के साथ अपनी स्टोरेज रिंग में रखता है। बैच रखते हुए देखकर वो जो स्माइल करते हैं, और इसके बाद सब्जेक्ट बदलते हुए कहते हैं, आपने अभी भी मेरे एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। क्या आप जानते हैं इस वेपन रैंकिंग में पहले रैंकिंग पे कौन सा वेपन है? और इसके बाद वो वापस से उस वेपन प्लेट की तरफ देखते हैं, और उनकी बात को सुनकर जोयान भी काफी हैरान होता है कि एल्डर ने आखिरकार ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा। इसीलिए जोयान हेल्पलेस तरीके से स्माइल करते हुए कहता है, एल्डर कृपया मुझे समझाएं। इस पे वो जो स्माइल करते हुए कहते हैं, सॉरी, देखते हैं ऊपर आसमान की तरफ। उनकी बात को देखकर और उनको सिर को देखकर जोयान भी आसमान की तरफ ही देखता है। तभी वो जो कहते ये स्काई है, और इसके बाद स्माइल करते हैं और आगे कुछ भी नहीं कहते। और उनकी इस बात से जोयान काफी ज्यादा शक भरी नजरों से उन्हें देखता है और कहता है, स्काई। जिस पे एल्डर कहते हैं, ठीक है, मैं बस अभी इतना ही कहूंगा। मुझे विश्वास है कि फ्यूचर में आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। 2 महीने हो गए हैं, आपको अच्छा आराम करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। जब से तुम गए हो मैंने सारी तैयारी कर ली है। उनकी बातों को सुनकर जोयान अपने सिर को नीचा कर लेता और तुरंत ही सिर हिला देता है। और जोयान को जाते हुए देखकर वो जो थोड़ा सा रिलैक्स होकर एक सांस लेते हैं, और इसके बाद मुड़कर उस वेपन प्लेट की तरफ देखते हैं, और उनकी आंखें अचानक से साइन होती हैं, जिसके बाद वो वापस से अपने जगह से गायब होते हैं। और उसी तरफ जोयान भी अपने मेंशन में लौट आया था, और इस टाइम पे लिटिल गोल्ड उसका ही इंतजार कर रहा था। और इस टाइम पे जैसे ही एंटर होता है तो वो ये देखकर हैरान होता है कि लिटिल गोल्ड के हाथों में पर्पल कलर के क्रिस्टल होते हैं जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे थे। जोयान को आता हुआ देखकर लिटिल गोल्ड भी तुरंत ही अपने हाथों के दोनों एनर्जी क्रिस्टल्स को जोयान को सौंप देता है। और इसके बाद कहता है, पिछली बार जब ब्रदर जोयान हिडन कमरे में चले गए थे और लॉन्गलिन यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुक सकता था, और ना ही मैं अंदर आ सकता था, इसीलिए हमें यहाँ अभी तक रुकना पड़ा। हालांकि लिटिल गोल्ड हमेशा ही आड़ी टेढ़ी हरकतें करता रहता था, लेकिन जोयान के सामने लिटिल गोल्ड काफी ज्यादा डिसिप्लिन में बात करता था। और लिटिल गोल्ड को देखकर जोयान एक स्माइल पास करता है और उसके हाथ से 2 क्रिस्टल्स को ले लेता है, और काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है, ये है एडवांस ग्रेड स्पिरिट स्टोन। जैसे ही लिटिल गोल्ड ऐसा कहता है तो जोयान तो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है कि उसके हाथ में ये 2 एक्सट्रीम स्पिरिट स्टोन है, जो कि स्पिरिचुअल स्टोन में सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं, और इनके अंदर काफी ज्यादा नेचुरल और प्योर एनर्जी होती है।
जोयान ने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि ये स्पिरिट स्टोन उसके हाथ में आएंगे। इस टाइम पे लिटिल गोल्ड को जोयान तुरंत ही देखता है, क्योंकि इनकी कीमत काफी ज्यादा थी, तो जोयान जानना चाहता था कि आखिरकार ये इसे मिले कहाँ से। जिस पे लिटिल गोल्ड कहता है, ब्रदर जोयान चिंता मत करो, ये स्पिरिट स्टोन मेरे दादाजी यानी कि क्लैन लीडर ने दिए हैं, लेकिन मेरे पास अब इनका कोई भी यूज नहीं है, इसीलिए मैंने आपके लिए इन्हें रख लिया था। आपको अभी भी इन चीजों की जरूरत है। लिटिल गोल्ड की बातों को सुनकर जोयान थोड़ा सा चिंतित होता है, क्योंकि उसे पता था कि भले ही लिटिल गोल्ड ने लापरवाही में ऐसा कहा है, लेकिन एक्सट्रीम गेट के स्पिरिट स्टोन काफी ज्यादा कीमती होते हैं और वो एक रियल ट्रेजर है, भला वो बेकार कैसे हो सकता था। इस टाइम पे लिटिल गोल्ड ने केवल जोयान के लिए ऐसा किया था। इस टाइम पे जोयान हमेशा अपने रिट्रीट और कल्टीवेशन में बिजी रहा, साथ ही साथ भाग दौड़ और फाइट में उसने कभी भी लिटिल गोल्ड को याद नहीं किया था। लेकिन जोयान समझ गया था कि लिटिल गोल्ड हमेशा ही उसे याद रखता था, जिसके कारण जोयान थोड़ा सा अपने दिल में उदास भी फील करता है। तभी लिटिल गोल्ड कहता है, आप ये स्पिरिट स्टोन रख सकते हैं, लेकिन लॉन्गलिन को इसके बारे में मत बताना, वो हमेशा ही मुझे घूरता रहता है, साथ ही वो बहुत कंजूस भी है, और अगर उसके इसके बारे में पता चलेगा तो वो क्लैन लीडर को भी बताएगा। और इसके बाद अजीब सी स्माइल के साथ वो अपने सिर को खुजलाने लगता है। इस टाइम पे जोयान भी समझ गया था कि जब ड्रैगन ट्राइब लिटिल गोल्ड को एक्सट्रीम स्पिरिट स्टोन देने को रेडी है, तो लिटिल गोल्ड उनके लिए कितना ज्यादा कीमती होगा। जिसके बाद जोयान कहता है, क्योंकि एल्डर लॉन्गलिन पहले ही यहाँ पे आ चुके हैं, तो आप दरवाजे के बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। और इसके बाद जोयान लिटिल गोल्ड के कंधे को थपथपाता है और तुरंत गेट की तरफ देखकर तुरंत ही रिस्पेक्टेड वे में ग्रीट करता है, जिसपे लॉन्गलिन तुरंत ही कहते हैं, मिस्टर जोयान काफी ज्यादा पोलाइट है, लिटिल गोल्ड आपको अपने एल्डर ब्रदर के तौर पर एक्सेप्ट कर चुका है और मैं उसे अपने एल्डर ब्रदर के तौर पर मानता हूँ, इसीलिए मुझे कहना होगा कि मिस्टर फ्यूचर में मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। और इसके बाद लॉन्गलिन कमरे के अंदर आता है। इसके बाद लॉन्गलिन सीधा ही लिटिल गोल्ड की तरफ देखता है, तो लिटिल गोल्ड तुरंत ही उसे ग्रीट करते हुए कहता है, ब्रदर लॉन्गलिन। इस टाइम पे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या कि रोना चाहिए। और इसके बाद वो कहता है, छोटे साथी, क्लैन लीडर ने तुम्हें ये स्पिरिट स्टोन दिए थे ताकि तुम जल्दी से अपना कल्टीवेशन बढ़ा सको और ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर जा सको। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये स्पिरिट स्टोन तुमने वास्तव में अभी भी रखे हुए हैं। ये सुनकर लिटिल गोल्ड थोड़ा सा हैरान होता है और इसके बाद कहता है, तो क्या हुआ? स्पिरिट स्टोन क्लैन लीडर ने मुझे दिए थे ताकि मैं इनसे अपने रिट्रीट को बढ़ाकर ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर जा सकूं, लेकिन मैंने उन्हें निराश नहीं किया, मैं तो ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर पहले ही पहुंच चुका हूं। ये सुनकर लॉन्गलिन तुरंत ही स्माइल करता है, क्योंकि उसे पता था लिटिल गोल्ड भले ही मुंह फट हो, लेकिन उसकी बातें गलत नहीं थी। उसकी पावर पहले ही 6 स्टार ओरिजिन एम्परर लेवल पर पहुंच चुकी थी, जो कि पहले ही हर किसी की उम्मीद के पार थी। और अगर ये स्पिरिट स्टोन हटा भी दिए जाए तो भी उसने जो पावर दिखाई थी वो पहले ही काफी भयानक थी। और उनकी बातों को सुनकर जोयान भी खुद को रोक नहीं पाता। आखिरकार उसे पता था कि ये स्पिरिट स्टोन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए वो लॉन्गलिन की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि ये मामला है, मुझे लगता है मुझे ये स्पिरिट स्टोन वापस कर देना सबसे अच्छा होगा। आखिरकार क्लैन लीडर के इरादे काफी अच्छे थे और वो लिटिल गोल्ड की पावर को बढ़ते हुए देखना चाहते थे। और उसके बाद जोयान स्पिरिट स्टोन को लॉन्गलिन की तरफ बढ़ाता है, लेकिन लॉन्गलिन तुरंत ही उसे रोकते हुए स्माइल करते हुए कहता है, ब्रदर जोयान, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। लिटिल गोल्ड सही है, क्योंकि उसका कल्टीवेशन पहले ही ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर पहुंच चुका है, तो क्लैन लीडर को इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और इसके अलावा ये वो स्पिरिट स्टोन है जो कि क्लैन लीडर ने लिटिल गोल्ड को दिए थे, इसीलिए ये उसका डिसीजन है कि वो रखना चाहता है या देना चाहता है। और क्योंकि ये स्पिरिट स्टोन उसने आपको दे दिए हैं, आप आराम कर सकते हैं और इन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसकी बात को सुनकर जोयान ग्रेटफुल तरीके से वो स्पिरिट स्टोन अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। और इसके बाद जोयान लिटिल गोल्ड कुछ देर तक अपनी बातचीत करते हैं और उसी टाइम पे लुओजिन भी ली विंगरुई के पीछे होता है और उसके बगल में जाते इसके चेहरे पे स्टूपिड सी स्माइल आ जाती है। और उनके लुओ क्लैन के एल्डर्स ये जानकर काफी हैरान थे कि उन्हें इस चीज को देखकर हंसना चाहिए या रोना चाहिए। यहाँ तक कि क्लैन ची लुओ चैंग भी इस टाइम पे क्लैन के मामलों में काफी बिजी होते हैं। केवल भाई हुआ और लियानर ही लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ, जो कि डेड थी, उस रूम के अंदर रहते हैं। कुछ दिनों के बाद जोयान लुओजिन को ढूंढता है और इसके बाद उसे एक पिल का फॉर्मूला देता है, जिसके काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट जोयान के पास थे, फिर भी कुछ थे जो कि बाकी थे, और वो लुओजिन को इन्हें ढूंढने के लिए बोलता है। और हेवनली क्लाउड विला के रिसोर्सेज के कारण इन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं था। और इस टाइम पे ये जो पिल थी वो रैंक 6 की पिल होने वाली थी, द स्पिरिट कास्टिंग पिल। और इसकी हेल्प से ही जोयान हेवनली फ्लेम को रिफाइन करना चाहता था। और केवल एक हफ्ते के अंदर ही सैकड़ों मेडिसिनल इंग्रेडिएंट इकट्ठे हो जाते हैं और हर एक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के 3 सेट थे, ताकि अगर जोयान एक आध बार फेल भी होता है तो भी उसे प्रॉब्लम ना हो। और इससे कोई देख सकता था कि हेवनली क्लाउड विला के रिसोर्सेज कितने ज्यादा हैं। हालांकि पिल की मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मिल जाने के बाद जोयान तुरंत ही उन्हें रिफाइन करने के बारे में नहीं सोचता। इसके अलावा वो 2 स्पिरिट स्टोन को निकालता है और उन्हें रिफाइन करने के बारे में सोचता है, क्योंकि जब से जोयान ओरिजिन एम्परर लेवल पर पहुंचा था उसकी स्पिरिचुअल पावर में सुधार हुआ था, लेकिन मुश्किल से ही उसे रैंक 6 का एल्केमिस्ट माना जा सकता था। साथ ही जोयान ने अब तक रैंक 6 की पिल को भी रिफाइन नहीं किया था, इसीलिए जोयान पूरी सिक्योरिटी के लिए पहले अपनी पावर और स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना चाहता था, जिससे इस पिल को रिफाइन करने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाए। साथ ही जोयान को यह भी पता था कि हेवनली फ्लेम को रिफाइन करने के बाद उसकी पावर बढ़ जाएगी और उसके बाद वो अगर इन स्पिरिट स्टोन को रिफाइन करता है तो इससे कोई ज्यादा प्रॉफिट उसे नहीं मिलेगा, इसलिए अभी इन स्पिरिट स्टोन को रिफाइन करना सबसे अच्छा टाइम था। जिसके बाद हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोयान पालथी मार के बैठा हुआ था और उसकी बॉडी में उसका फ्लेम मंत्र एक्टिवेट
एक्टिवेट होता है, आंखें बंद होती हैं और नेचुरल एनर्जी जुआन की बॉडी के अंदर जा रही थी। इस टाइम पे उन्हें स्पिरिट स्टोन से भी धीरे धीरे एनर्जी जुआन की बॉडी पे जा रही थी और इसमें पूरी नेचुरल एनर्जी थी। और अब तक जुआन ने जितने भी स्पिरिट स्टोन रिफाइन किए थे उन सब में से सबसे ज्यादा प्योर जिसे जुआन सीधे ही अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर सकता था। और इससे जुआन को पता था कि अगर वो एक स्पिरिट स्टोन को भी रिफाइन करता है तो उसकी पावर 3 स्टार तक बढ़ सकती है, और अगर दोनों स्पिरिट स्टोन को रिफाइन कर लेता है तो उसकी पावर कम से कम 4 स्टार तक बढ़नी चाहिए। और इस टाइम पे जुआन हो सकता है 5 स्टार ओरिजिन एम्परर तक पहुंच जाए। और ये सोचकर तो जुआन इन्हें अब्सॉर्ब करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड होता है और अपने कल्टीवेशन मेथड को तुरंत ही एक्टिवेट करके तेजी से उन्हें रिफाइन करना स्टार्ट करता है और उसकी बॉडी में एनर्जी पागलों की तरह एंटर होने लगती है। और जुआन की मेरिडियन से होते हुए जुआन के डुई की वॉर्टेक्स की तरफ जाती है और जुआन की बॉडी का ही हिस्सा बनने लगती है। और इस टाइम पे इस रिफाइनमेंट के कारण वाइल्ड एनर्जी चारों तरफ फैल रही थी और साथ ही साथ वाइल्ड एनर्जी ने इस रिफाइनमेंट के साथ ये एनर्जी काफी ज्यादा प्योर, सॉफ्ट और लग्जीरियस होती है और जुआन के ऑरे को बढ़ा रही होती है। और जिस टाइम पे जुआन इन्हें रिफाइन करने के लिए इस रूम के अंदर आया था, हेवनली क्लाउड बिला को इस जगह को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घोषित कर दिया गया था और यहाँ पे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। भाई हुआ और लियानर भी इस टाइम पे उस ताबूत की रखवाली कर रहे थे और उसी टाइम पे लिविंग रुई जो जिद्दी थी और उसका दिल जो कि हजारों सालों से नहीं पिघला था, जिनके कारण वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती जा रही थी। और इसी टाइम पे दूसरी तरफ जूजैन माउंटेन की चोटी पे पालथी मार कर बैठा हुआ होता है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। और इन 2 महीनों के दौरान उसकी बॉडी की चोटें तो ठीक हो गई थी, लेकिन उसने फील किया था कि उसकी बॉडी में अभी भी पावर नहीं बढ़ी थी और वो ओरिजिन एंसेस्टर लेवल से काफी दूर होता है। तभी यूडू कहता है, तुम किस लिए परेशान होते हो, क्योंकि तुम पहले ही इस लेवल पर पहुंच चुके हो, तो एंसेस्टर लेवल पर पहुंचना भी कुछ समय की ही बात है। और यहाँ तक रही जुआन की बात, तो वो पिछली बार केवल भाग्यशाली था, हर बार उसे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। बस हमें ये देखने की जरूरत है कि उसके पास जिंदा बचने का कोई रास्ता ना हो। तभी जूजन कहता, मास्टर हम किसी दूसरे शिकार को क्यों नहीं ढूंढते, क्योंकि एक बार अगर मेरी एंसेस्टर लेवल पर पावर पहुंच जाती है तो हम जा सकते हैं और जुआन को मार सकते हैं। उसके बाद मुझे विश्वास है कि ऐसा कोई नहीं होगा जो मुझे मारेगा। जिसपे यूडू कहता है, बिल्कुल नहीं, आप मेल्टिंग पॉइजन के बारे में जानते हैं, ये वास्तव में आपका कल्टीवेशन बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन अगर आप अपने ब्रेक थ्रू को यूज करने के लिए इस पर भरोसा करते हैं तो मुझे ये मत बताओ कि तुम अब और नहीं जीना चाहते। तुम मेरे एकमात्र शिष्य हो और अगर तुम मर जाते हो तो मेरी लाइफ की इतनी सारी नॉलेज का क्या होगा। ये सुनकर जूजैन तुरंत ही माफी मांगते हुए कहता है, ये डिसाइबल आपसे माफी मांगता है, मैं बस बदला लेने की थोड़ा सा एक्साइटेड था, इसीलिए मैंने नाराजगी में ऐसा कहा था। तभी यूडू कहता है, भूल जाओ, मैं तुम्हारे थॉट को समझता हूँ, लेकिन कल्टीवेशन का पॉथ स्टेप बाय स्टेप होता है, तुम्हें बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक जुआन की बात है, उसे मारना केवल एक टाइम की बात है, फ्यूचर में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कल्टीवेशन करते रहना चाहिए। ये सुनकर जूजन तुरंत ही अपना सिर हिलाता है और इसके बाद अपनी कल्टीवेशन में चला जाता है। जिसके बाद यूडू भी जूजन की बॉडी के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुआन स्पिरिट स्टोन को रिफाइन कर रहा होता है और उसके साथ नेचुरल एनर्जी जुआन की बॉडी के अंदर जा रही थी और स्पिरिट स्टोन की एनर्जी जिसे जुआन की हेवनली फ्लेम रिफाइन करते करते उसकी बॉडी की एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। एक हफ्ते के अंदर जुआन एक स्पिरिट स्टोन को रिफाइन कर लेता है और इस टाइम पे जुआन ने केवल उस स्पिरिट स्टोन की ही एनर्जी को अब्सॉर्ब किया था, अभी भी जुआन ने जिनसिन को अब्सॉर्ब नहीं किया था। और जुआन की पावर पहले ही 3 स्टार एडवांस लेवल ओरिजिन एम्परर लेवल पर पहुंच चुकी थी। जिसके बाद जुआन रुकने के बिल्कुल भी संकेत नहीं दिखाता और दूसरे स्पिरिट स्टोन को निकालता है और उसके यूज के कारण कुछ ही टाइम के अंदर जुआन की पावर 4 स्टार ओरिजिन एम्परर लेवल पर पहुंच जाती है, लेकिन अभी भी इसमें ऊर्जा बची हुई थी और ये इतनी तो थी कि जुआन 5 लेवल तक ब्रेक थ्रू कर सकता था। और इस टाइम पे से रिफाइन करते करते जुआन काफी ज्यादा पावर को अपनी बॉडी के अंदर फील कर सकता था और उसकी बॉडी के अंदर की पावर एडवांस 4 स्टार ओरिजिन एम्परर लेवल पर पहुंच जाती है। साथ ही स्पिरिट स्टोन की अब एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगी थी। ये देखकर जुआन आसपास की ओरिजिन को भी अब अब्सॉर्ब करता है और उस स्पिरिट स्टोन की एनर्जी को भी अब्सॉर्ब करना स्टार्ट करता है। साथ ही इस टाइम पे जुआन अपनी पावर को भी कंडेंस करके उसे सप्रेस कर रहा होता है और अपनी डुई में प्रेशर बना रहा होता है ताकि जब ये एक साथ बढ़े तो जुआन की पावर थोड़ी बढ़ जाए। इस टाइम पे ये सिचुएशन 2 घंटे तक बनी रहती है और इस टाइम पे जुआन के चेहरे पे पसीने की बूंदे कोई भी देख सकता था, चेहरा लाल हो गया था और उसकी बॉडी का ऑरा कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था और उसके आसपास का जगह भी फ्लक्चुएट हो रही होती है और साथ ही साथ वहाँ पे स्पेस क्रैक हो रहा होता है। कमरे का फर्नीचर और सजावट भी घूम रही होती है और हिल रही होती है और इस टाइम पे जुआन की बॉडी पे बना हुआ इनविजिबल बैरियर भी टूट जाता है और अचानक ही जुआन हिलते हुए उठ जाता है और जुआन के मुंह से काफी जोरदार चीख निकलती है, जिसके कारण विला के बाहर के लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं, जिसमें बाई हुआ, लियाना, लुओजिन, लिविंग रुई, लिटिल गोल्ड, हुओ झू और लुओ क्लेन के बाकी सारे एल्डर होते हैं। इस टाइम पे वो केवल इतना देख सकते थे कि जुआन खाली हवा में खड़ा हुआ है और उसकी बॉडी के कपड़े बिखर चुके हैं और इस टाइम पे जुआन की बॉडी से निकलने वाला ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन ये अभी भी रुका नहीं था क्योंकि आसपास की एनर्जी वाइल्ड तरीके से जुआन की बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। और इसके बाद उसके रिफाइनमेंट के बाद जुआन की पावर स्टार्टिंग 5 स्टार ओरिजिन एम्परर लेवल पर स्टेबल हो जाती है और इस पूरे ही प्रोसेस में जुआन को कम से कम आधे महीने से भी कम का ही टाइम लगा था।
और जियान 2 स्टार से सीधा ही 5 स्टार ओरिजिन एम्परर लेवल पर पहुंच गया था, जो कि किसी को भी जेलस फील कराने के लिए पहले ही काफी थी। इस टाइम पे जोयान भी हेवनली क्लाउड विला के अंदर अपनी पावर को वापस अपनी बॉडी के अंदर लेता है और वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड भी था अपनी पावर को देखकर, क्योंकि 3 स्टार को क्रॉस करना पहले ही काफी बड़ी बात थी। इसके बाद जोयान जैसे ही नीचे आंगन में उतरता है तो लुओजिन तुरंत ही कहता है आप एक बार फिर से अपनी पावर को बढ़ा चुके हैं। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा खुश होता है। तभी जोयान की नजरें ली बिंगरुई पर पड़ती है, क्योंकि वो इस टाइम पे लुओजिन को देख रही होती है, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड था। तो जियान तुरंत ही स्माइल करता है और इसके बाद लुओजिन को सिर हिलाकर बताता है कि उसने 3 स्टार तक ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी ओल्ड लुओ कहते हैं इस बार आपको काफी प्रॉफिट प्राप्त हुआ है छोटे साथी। और इसके बाद लुओ याओ वहाँ पे आते हैं और इस टाइम पे वो अपने दिल में जियान की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। हालांकि तभी जियान ओल्ड लुओ की तरफ देखता है और एम्बेरस होते हुए स्माइल करते हुए कहता है बस मैं थोड़ा सा भाग्यशाली और लकी था। तभी ली बिंगरुई कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि आधे साल के अंदर ही आपके और मेरे कल्टीवेशन के बीच का डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाएगा। और इसके बाद बेमन तरीके से जोयान को देखकर अपना मुंह मोड़ लेती है, क्योंकि आधे साल के अंदर ही जोयान ओरिजिन किंग के पीक लेवल से 5 स्टार ओरिजिन एम्परर लेवल पर पहुंच चुका था, जबकि ली बिंगरुई की पावर अभी भी 2 स्टार ओरिजिन किंग पर ही होती है और वो 3 स्टार पे पहुंचने वाली थी। लेकिन तभी जोयान कहता है मैं आपसे अभी भी वही कहूंगा कि अगर आप अपने मास्टर का बदला लेकर मुझे मारना चाहती हैं तो मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूँ। ये सुनते ही ली बिंगरुई बुरी तरीके से जोयान को देखती है और इसके बाद उसकी नजर लुओ जिन पे पड़ती है, जो कि स्टूपिड टाइप से स्माइल कर रहा होता है। तो ली बिंगरुई कहती है ठीक है इसे भूल जाओ, इसके लिए मैं अब लुओ जिन के लिए आखिरकार मैं इस मामले को दबा सकती हूँ। इस बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे। और वो जैसे ये कहती है तो सभी की नजरें सीधा ही लुओ जिन पर पड़ती है, खास तौर पर जोयान की। और जोयान इस टाइम पे काफी हैरान था, आखिरकार उसे पता था कि ली बिंगरुई का कैरेक्टर कैसा है। जिसके बाद जोयान समझ जाता है लुओ जिन ने ली बिंगरुई के लिए कितनी मेहनत की है और ली बिंगरुई के दिल को पिघलाने में कैपेबल होना ये पहले ही लुओ जिन की क्षमता कही जा सकती थी। सभी से हंसने और थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे केवल जोयान का ग्रुप, लिटिल गोल्ड और लॉन्गलेन ही बचे थे। तभी लुओ जिन कहता है आपकी पावर इस लेवल पर पहुंच चुकी है तो सेंट्रल प्लेस में अब आपको अपने पैर जमाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद स्माइल करता है और बाई हुआ और लियानर भी अपना सिर हिलाती हैं। तभी जॉन कहता है ये अभी भी काफी नहीं है, डुई सेट के कंपैरिजन में ये थोड़ी सी पावर बिल्कुल भी काफी नहीं है। जोयान की बात को सुनकर सभी लोग काफी सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जोयान के कहने का मतलब क्या है। लिटिल फेरी डॉक्टर की बात जोयान के दिल में सबसे बुरी तरीके से इफेक्ट किया है और अगर वो अपने इस मैटर को सॉल्व नहीं कर पाएगा तो फ्यूचर में उसे कल्टीवेशन करने में भी काफी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जियोन की प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखकर उसे शांत माना जा सकता था। हालांकि कुछ ही देर बाद लुओ जिन बाकी सभी लोग के साथ हेवनली क्लाउड विला के एक बड़े से स्क्वायर में आते हैं। हेवनली क्लाउड विला में स्काई एयर प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा स्क्वायर था और यहाँ पे हेवनली क्लाउड विला के काफी सारे डिसाइबल्स अपनी फॉर्मेशन की प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन इस टाइम पे यह स्क्वायर जोयान को सौंप दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे जोयान अपनी कास्टिंग स्पिरिट पिल को रिफाइन करने वाला था। इस टाइम पे ये फर्स्ट टाइम होने वाला था जब जोयान रैंक 6 की पिल को रिफाइन करने वाला था। साथ ही जोयान के पास पहले उस पिल को रिफाइन करने का केवल 50% चांस था, लेकिन अब 60 to 70% जोयान श्योर होता है कि वो इस पिल को रिफाइन कर पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे काफी सारी फॉर्मेशन थी जो कि नेचुरल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने में और पिल को रिफाइन करने में जोयान की हेल्प कर सकती थी, इसलिए जोयान इनकी हेल्प ले सकता था और पिल को रिफाइन करने के चांसेस और भी बढ़ सकते थे। इस टाइम पे जोयान उस प्लेटफॉर्म को देख सकता था जिसके चारों तरफ सीढ़ियां होती हैं और साथ ही साथ काफी मिस्टीरियस इंस्क्रिप्शंस गुदे हुए होते हैं। साथ ही यहाँ पे जोयान ऊपर स्टेज पे काफी सारे निशानों को भी देखता है, जिसके कारण जोयान समझ गया था यहाँ पे रिफाइनमेंट के कारण ये सारे निशान बनने चाहिए। और ओल्डो ने बताया था कि उनके क्लेन के जो एंसेस्टर थे वो वेपन रिफाइन करते थे, तो हो सकता है ये निशान उनके द्वारा ही छोड़े गए हों। हालांकि जोयान तुरंत वहाँ पे जाकर बैठता है और अपनी स्टोरेज रिंग से लुओथियान डिवाइन कुलड्रोन को निकालता है, जिसके बाद जोयान अपने सामने के कुलड्रोन को देखता है जैसे ओल्डो ने वापस से रिफाइन किया था और उसकी रिपेयरमेंट के बाद ये काफी ज्यादा दबंग लग रहा था। साथ ही इसके ऊपर दिखने वाले क्रैक्स गायब हो गए थे, जिसके बाद जोयान तुरंत ही स्माइल करते हुए अपने जिनसिन को एक्टिवेट करता है और अपनी पर्पल कलर की हेवनली फ्लेम को कुलड्रोन के ऊपर अपेयर करता है। और जैसे ही कुलड्रोन का टेम्परेचर बढ़ता है तो जोयान मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को उसमें डालना स्टार्ट कर देता है और उनका रिफाइनमेंट कंटिन्यू होता है। और इसके बाद तुरंत ही वहाँ की फॉर्मेशन भी एक्टिवेट होती है और उस फ्लोर के चारों तरफ के प्लेयर अचानक ही साइन करते हैं और एक फॉर्मेशन धीरे धीरे क्रिएट होती है, जो देखकर जोयान काफी ज्यादा रिलैक्स फील करता है, क्योंकि इसकी हेल्प से जोयान अपनी पिल को रिफाइन करने में काफी हेल्प फील कर सकता था। स्पिरिट कास्टिंग पिल एक रैंक 6 की पिल थी जो कि किसी की भी सोल को स्टेबल करने में काम आती थी, साथ ही इससे आपकी स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ती थी। हालांकि स्पिरिट कास्टिंग पिल को केवल अपनी लाइफ में कोई एक ही बार यूज कर सकता था और इस मेडिसिनल को पिल को रिफाइन करने के लिए काफी सारे इंग्रेडिएंट की जरूरत थी, जो कि लगभग 500 प्लस थे और सारे के सारे काफी ज्यादा कीमती थे। और इस टाइम पे जोयान स्पिरिट कास्टिंग पिल की हेल्प से जोयान वो जू को रिफाइन करने के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। जिसके बाद जोयान अपने ध्यान से पिल के फॉर्मूले को रीड करता है और इस टाइम पे हेवनली फ्लेम को अपने पीक लेवल पर ले जाकर जोयान उन सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने लगता है जो कि उसके कुलड्रोन के अंदर होते हैं। और हेवनली फ्लेम के रिफाइनमेंट के कारण वो काफी जल्दी ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और चिपचिपे लिक्विड में
कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ ही इस टाइम पे जोयान अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करके भी इन्हें कंट्रोल कर रहा होता है और 4 घंटे के रिफाइनमेंट के बाद ये पूरी तरीके से मेल्ट होकर एक साथ फ्यूज हो जाते हैं, जिसके बाद जोयान पहला स्टेप पूरा कर लेता है। लेकिन अब दूसरा स्टेप इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला था, क्योंकि वो होने वाला था पिल फ्यूजन, क्योंकि जोयान को पता था इसमें मेडिसिनल इंग्रेडिएंट काफी सारे हैं और ये स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने में हेल्प करते हैं और इनके अंदर की एनर्जी और स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा बाइल्ड होने वाली है, इसलिए इन्हें एक साथ मिलाना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए इस टाइम पे जोयान पहले इजीली फ्यूज होने वाले मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को मिलाने लगता है और स्टार्टिंग फ्यूजन प्रोसेस लगभग 2 घंटे तक चलती है और जोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके इन्हें फोर्सफुली मिला रहा होता है और अभी तक तो सिचुएशन जोयान के हाथ में ही होती है। और इस फ्यूजन के बाद जोयान के हाथ में दर्जनों छोटी छोटी गोलियां होती हैं जो कि उन्हीं लिक्विड के फ्यूजन थे। हालांकि अब सबसे मेन प्रोसेस ये थी कि इन बाकी की बची हुई सभी मेडिसिनल पिल्स के गोलियों को एक साथ फ्यूज करना था। हालांकि जैसे ही जोयान 2 मेडिसिनल लिक्विड की गोलियों को एक दूसरे के पास लेकर जाता है तो उनकी एनर्जी तुरंत ही बाइल्ड होकर कुलड्रोन में अटैक करने लगती है और पूरा ही कुलड्रोन कांपने लगता है। और अपने कुलड्रोन को कांपते हुए देखकर जोयान के भी हाव भाव बदल जाते हैं और तुरंत ही वो एक थॉट के साथ अपनी रिच स्पिरिचुअल पावर को तुरंत ही उसके अंदर डालने लगता है और इस वाइल्ड एनर्जी को दबाने लगता है, जिसके कारण इसमें उठने वाली वाइल्ड एनर्जी धीरे धीरे सप्रेस होती है। जोयान को पता था कि अगर यहाँ पे कुछ भी गलत होता तो वो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। हालांकि तभी स्टेज के बाहर लुओजिन कहता है क्या हुआ। तभी जोयान कहता है सॉरी ओल्ड लुओ कहते हैं घबराओ मत, एक पिल को रिफाइन करना इतना आसान कैसे हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना ठीक है, मुझे विश्वास है कि वो लिटिल फ्रेंड इसे सॉल्व करने में कैपेबल होगा और वैसे भी इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो बेहतर यही होगा कि हम यही सोचे कि हमें अच्छी न्यूज मिलने वाली है। और इस टाइम पे जोयान के कंट्रोल में भी वो 2 पिल के गोले एक दूसरे के साथ फ्यूज होने लगते हैं और इनकी एनर्जी एक दूसरे को सप्रेस करने में लगी हुई थी, जिसके कारण फ्यूजन में अभी भी काफी सारी कठिनाई आ रही होती है। और ये तो अभी भी स्टार्टिंग थी, 10 सर्कल्स अभी भी बाकी थे जिन्हें जोयान को एक साथ फ्यूज करना था, जिसका मतलब था कि ये प्रोसेस काफी ज्यादा लंबी और कठिन होने वाली थी। लेकिन जोयान अभी भी खुश होता है कि वो इन्हें अगर फ्यूज कर सकता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये प्रोसेस कितनी लंबी है। और पलक झपकते ही 6 दिन बीत गए होते हैं और इस टाइम पे सभी लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि जोयान के कुलड्रोन के सामने 6 पिल की बॉलों के बजाय अब केवल 2 बॉलें बची हुई थी जिन्हें जोयान को एक साथ फ्यूज करना था। इस टाइम पे जोयान भी इन 2 गोलियों को देखकर अपने आप को कंट्रोल करता है और इसके बाद अपनी हेवनली फ्लेम और स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से इन्हें एक दूसरे के नजदीक लाने लगता है, क्योंकि जोयान को पता था कि एक बार अगर ये स्टेप कंप्लीट हो गया तो फिर उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। और इस टाइम पे इनको पास लाने के लिए जोयान को लगभग आधे घंटे का टाइम लगता है और उसके माथे से पसीने की बूंदें गिर रही थी क्योंकि जोयान इन्हें काफी स्लो ला रहा था और इनकी एनर्जी को सप्रेस कर रहा था। हालांकि इन्हें पास लाने के बाद जोयान बस रिलैक्स करने ही वाला था कि तभी अचानक वाइल्ड एनर्जी निकलती है जो कि पिछली सभी एनर्जी से काफी ज्यादा वाइल्ड थी और उसके कारण कुलड्रोन में हलचल होने लगती है। उस टाइम पे जोयान भी जिस फ्लोर पे बैठा हुआ होता है वो भी हिलने लगता है और जोयान के फेस इंप्रेशन में भी काफी सारा बदलाव आता है, जिसके बाद वो अपनी बची हुई स्पिरिचुअल पावर को कंडेंस करके तुरंत ही कुलड्रोन में डालने लगता है। हालांकि जोयान ने स्पिरिचुअल पावर का यूज तो किया था लेकिन अभी भी ये इतनी नहीं थी कि उन मेडिसिनल पिल्स को कंट्रोल कर सके। हालांकि जोयान की आंखों में पर्पल कलर की फ्लेम अपेयर होती है और वो उन दोनों ही पिल के बीच की फाइट को देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि जोयान ने देखा था कि इन दोनों पिल्स की फाइट के कारण उनकी एनर्जी एक दूसरे के साथ फ्यूज होने लगी है और अगर यही स्पीड चलती रही तो ये पिल कुछ ही समय के अंदर एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगी, जो कि जोयान के लिए खुशी की बात थी। लेकिन जोयान के लिए सीरियस होने की बात यह थी कि इन दोनों ही पिल के अंदर की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा तेज गति से बढ़ रही थी और अगर ये स्पीड जारी रही तो इन पिल के अंदर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर कंडेंस हो जाएगी कि जिन्हें जोयान खुद कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और अगर ये एक बार हेवनली क्लाउड बिला के अंदर ब्लास्ट होता है तो इसका रिजल्ट तो जोयान को भी नहीं पता था। इसीलिए इस टाइम पे ये कहा जा सकता था कि इन पिल का फ्यूजन एक खतरनाक बॉम्ब का फ्यूजन है। इस टाइम पे वो फ्लोर, कुलड्रोन और जोयान जहाँ पे बैठा हुआ होता है वो जगह बुरी तरीके से कांपने लगती है और सभी लोग इससे हंगामे को देखकर काफी ज्यादा सीरियस होते हैं। यहाँ तक कि ओल्ड लुओ वो भी काफी हैरान होते हैं लेकिन वो मदद नहीं कर सकते थे, बट काफी ज्यादा घबराया हुआ वो फील कर रहे होते हैं। उसी टाइम पे लुओ चेंग और 7 लुओ ब्रदर्स भी वहाँ पे पहुंचते हैं। तभी लुओ क्लैन के एल्डर कहते हैं लुओ चेंग क्लैन लीडर हमें क्या करना चाहिए, जिसपे लुओ चेंग उन्हें डांटते हुए कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, पिल रिफाइनिंग कोई फाइट थोड़ी है कि हम मदद कर सकें, क्योंकि हम मदद करना चाहते हैं। हम इस टाइम पे केवल इतना ही कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी गलत ना हो और कुछ भी अगर गलत होता है तो उसे रोकने की तैयारी कर सकते हैं। ये सुनकर सभी एल्डर तुरंत ही पीछे हट जाते हैं और उस स्क्वायर के ऊपर चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर देते हैं। तभी वहाँ पे हुओ झू भी अपेयर होते हैं और हुओ झू को देखकर लुओ चेंग तुरंत उन्हें झुक कर ग्रीट करते हैं। हालांकि इस टाइम पे अपनी पावर के साथ हुओ झू जोयान के प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को फील कर सकते थे, जिसके कारण उनकी भौहें तुरंत उड़ जाती हैं। उन्हें पता था कि उस मेडिसिनल कुलड्रोन के अंदर पिल की जो स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा हेवीली इंक्रीज हो रही थी और अगर एक बार इसके अंदर का ब्लास्ट होता है तो सबसे बड़ा खामियाजा भुगतने वाला पर्सन जोयान होगा। इसलिए हुओ झू तुरंत ही अपना सिर हिलाकर लुओ चेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं पैट्रियाट लुओ इस फॉर्मेशन बैरियर को हटा दीजिए।
ये सुनकर लुओ चैंग काफी ज्यादा शौक होते हैं। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन हुओ जू के फेस इंप्रेशन को देखकर वो तुरंत ही सिर हिलाते हैं और एल्डर्स को उस फॉर्मेशन को हटाने के लिए कहते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं एल्डर, लेकिन तभी वो जो कहते हैं बस मुझे करने दो। और इसके बाद वो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंचते हैं और इस टाइम पे जोयान जो कि अपने कुलड्रोन के सामने बैठा हुआ था वो हुओ जू को फील कर लेता है, लेकिन इस टाइम पे उसके पूरे ही थॉट उसके कुलड्रोन में थे, इसीलिए वो उनके ऊपर ध्यान नहीं दे सकता था। तभी हुओ जू कहते हैं छोटे साथी, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी हर एक बात को पालन करना चाहिए। मुझे डर है कि अगला प्रोसीजर काफी कठिन होगा और तुम्हें अपनी पूरी पावर लगाने की जरूरत है। और इतना कहते ही हुओ जू कहते हैं छोटे साथी रुक जाओ, अपनी हेवनली फ्लेम और अपनी स्पिरिचुअल पावर को वापस ले लो। उनकी बात को सुनकर जोयान हैरान तो होता है, लेकिन वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर और अपनी हेवनली फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर वापस ले लेता है। जिसके बाद हुओ जू की बॉडी से पावरफुल ऑरा निकलता है जो कि उस पिल को सप्रेस करने लगता है और उनके एक ही थॉट के साथ उनकी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर लुओ त्यान डिवाइन कुलट्रोन के अंदर जाने लगती है और साथ ही साथ वहाँ पे एक छोटी सी पिल की तरह कंडेंस होने लगती है और उनकी इनविजिबल फ्लेम यानी कि फॉलिंग हार्ट फ्लेम उस पिल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देती है। और हुओ जू की हेल्प से और फॉलिंग हार्ट फ्लेम के रिफाइनमेंट के कारण उस पिल की बाइल्ड एनर्जी को तुरंत ही रिफाइन करके एक साथ फ्यूज कर दिया जाता है। हालांकि उन्होंने फोर्सफुली तो ये कर दिया था, लेकिन इस पिल को पूरी तरीके से फ्यूजन के लिए अभी भी जोयान के ही रिफाइनमेंट की जरूरत थी। जिसके बाद वो कहते हैं जोयान ओल्ड में इस पिल को रिफाइन करने के लिए अब अपनी ओरिजिनल बॉडी का यूज करने वाला हूँ। हालांकि याद रखिए ये केवल कुछ टाइम के लिए होगा और उस टाइम के अंदर ही आपको इस पिल को सक्सेसफुली रिफाइन करना होगा, क्योंकि एक बार मेरी अगर स्पिरिचुअल पावर पूरी तरीके से गायब हो गई तो रिजल्ट काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। उनकी बात को सुनकर जोयान परेशान तो होता है, लेकिन तुरंत ही अपना सिर हिला देता है। तभी हुओ जू की बॉडी अचानक एक नेट में कन्वर्ट होकर एक फ्लेम की तरीके से उस कुलड्रोन के अंदर चली जाती है और उस पिल को सप्रेस करने लगती है। ये देखकर जोयान कहता है ये है। जोयान को पता था क्योंकि उसने ये सीन हाई मोचेन और कई बार देखा था, जिसमें उन्होंने अपनी फिजिकल बॉडी को अपने ओरिजिनल बॉडी में ले आए थे और एक बार अगर उनकी मेमोरी गायब हुई तो ये रियल फॉलिंग हार्ट फ्लेम होगी, जिसकी पावर काफी कठिन होगी इसे रोकना और इसके रिजल्ट और भी ज्यादा खतरनाक। और अब जोयान समझता है कि हुओ जू ने स्पिरिट कास्टिंग पिल को रिफाइन करने के लिए अपने ओरिजिनल बॉडी का यूज क्यों किया था और उन्होंने क्यों कहा था कि इस पिल को जल्द से जल्द और सक्सेसफुली रिफाइन करना, इससे पहले कि मेरी स्पिरिचुअल पावर या स्पिरिचुअल मेमोरी पूरी तरीके से गायब हो। और ये सोचकर जोयान तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को शो करता है और उस पिल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और तुरंत ही उस कुलड्रोन में पर्पल कलर की फ्लेम पहुंच जाती है। तो चलो गाइस, ये एपिसोड अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हम पूरी ही पिल रिफाइनमेंट को देखेंगे। हालांकि पिल रिफाइनमेंट लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मुझे ये वीडियो अपलोड भी करना है क्योंकि लैपटॉप में ज्यादा बैटरी नहीं है और अगर एक्सप्लेन ही करता रह गया तो हो सकता है कि ये वीडियो ही ना दे पाऊं मैं, तो रिस्क नहीं लेते, इसे अपलोड कर देते हैं। और हाँ, चैनल का नाम आप लोग मुझे सजेस्ट कर देना। तो बाय बाय 3N फैमिली, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे।